अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले खबर आपको देंगे अडियाला से, जहां पर इमरान खान साहब की आज एक और गुफ्तगू अलीमा खान साहिबा की ज़बानी बाहर आ चुकी है और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि क्या उनके साथ राब्ते हुए, क्या ऑफर हुई। ये सारी तफसील अभी आपको बताते हैं। मजीद जो इमरान खान के ऊपर एक और केस भी बनाया गया, उसमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई, उसमें जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। तो ये सारी कहानी क्यों और कैसे हुई है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत वैसे तो कह रही है कि जी इनसे 500 बंदे नहीं निकाले जाते, 5000 बंदे नहीं निकाले जाते, लेकिन हुकूमत किस कदर घबराहट और खौफ का शिकार है, मैं इनके जो मुख्तलिफ इकदामात हैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि इमरान खान साहब जब जेल में अखबार पढ़ के ये तमाम चीज़ें पढ़ते होंगे तो वो कितना मुस्कुराते होंगे कि ठीक मैंने इनको अंदर बैठ के टेंशन दी हुई है। तो ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इसके अलावा जी इमरान खान साहब के एक और जो वफादार साथी हैं आदिल बाजई साहब, उनको सज़ा मिल गई है उनकी वफादारी की और उनसे उनकी सीट छीन ली गई है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, इस बारे में भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और साथ में कुछ बताएंगे कि बिलावर और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में क्या चल रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी कि रात गए कुछ पेशरफ्त हुई और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। किस तरीके से कि रात को इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब इमरान खान साहब के ऊपर बज़ाहिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोई केस नहीं है, तो इस तनाजुर में उन्हें मजीद अडियाला जेल में रखा भी नहीं जा सकता। और ये कानूनी नुक्ता अहम था क्योंकि इसके बाद या तो इमरान खान साहब को हर सूरत कोट लखपत जेल मुंतकिल करना पड़ता और या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट करने का कोई ऑप्शन हो सकता था। बहरहाल अडियाला जेल में उनको रखना जो था वो शायद कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए। अब आपको पता है कि हुकूमत इस मौके के ऊपर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान साहब को इवन किसी और जेल में मुंतकिल करे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज ये अनाउंस हो जाए या अचानक से भी इवन पता चले कि इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर किसी और एहतजाज की, किसी और जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुल्क के जो उनके अवाम हैं वो खुद ही उस जलसे जुलूस का हिस्सा बन जाएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब को ले जाया जा रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक हाइप क्रिएट हो जाती। तो इस वजह से ये तो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती और यहाँ से उन्हें फ़िलहाल निकालने का कोई इरादा नहीं है जब तक के मामला तय नहीं हो जाते। तो फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करना था और इसके लिए आपको पता है कि झूठा मुकदमा बनाना हो, उसमें रिमांड लेना हो, ये तो बाएं हाथ का खेल है इस सिस्टम के लिए। तो फौरी तौर पर एक इमरजेंसी मुकदमे में इमरान खान साहब का नाम शामिल कर दिया गया। मुकदमा ये बनाया गया उसी तरह का जी, जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का, पुलिस के ऊपर हमले का मुकदमा। पुलिस वालों की शर्टें भी इमरान खान साहब ने बाय द वे फाड़ी हैं। इस FIR के नतीजे में पता चलता है कि जी इमरान खान साहब बाकायदा हमलावर भी हुए, पुलिस वालों की शर्टें भी फाड़ दी थी। तो ये जो सारी कार्रवाई हुई थी इमरान खान के इमा पर की गई थी और ये इमरान खान के ऊपर जो FIR काटी गई है ये 28 सितंबर की काटी गई है, जबकि इमरान खान साहब उस वक्त कैद में थे। ये पिछले साल 28 सितंबर का कोई मुकदमा है और उसमें इमरान खान साहब का नाम भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह ये जैसे ही ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा जी रावलपिंडी पुलिस ने कि जी हमने इस मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है, तो लिहाजा रावलपिंडी के वकूए में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालना जरूरी थी ताकि उन्हें अडियाला जेल में रखने का कानूनी जवाज फ्राहम हो जाता। समझ गए आप ये बात? तो ये इस तरीके से थी। उसके बाद अब ये जाहिर है ज़रूरी था कि उनका फिर रिमांड भी लिया जाता और ये वो। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब को पेश किया जाना था, फिर उनका रिमांड लिया जाना था। लेकिन सबको पता था कि आजकल अदालतों में मुलजिम को पेश नहीं किया जा रहा बल्कि अदालतें खुद चल के मुलजिम के पास तशरीफ़ ले जाती हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के खुसूसी जज साहब को आज हुकूमत ने इस्तदा की कि जनाब देखिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो हम बंदा पेश नहीं कर सकते, तो आप ज़रा अपनी अदालत उठाइए और उसको पैक करके ज़रा वहाँ ले जाइए और वहाँ जाके जो मतलूबा रिमांड है वो फ्राहम कर दीजिए। तो फिर जज साहब भी फौरी तौर पर बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी चूँ चुरा के उठे और जाके जनाब अडियाला में उन्होंने भी अदालत लगा ली और उसके बाद उनसे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। उन्होंने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो इस तरह इमरान खान साहब रावलपिंडी के एक मुकदमे में अब 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर
पुलिस के हवाले हैं बज़ाहिर, लेकिन ज़ाहिर है कि अडियाला जेल में मुक़य्यद हैं। अब उनके पास एक कानूनी जवाज़ आ गया है कि चलें जी, हमने इसलिए इमरान खान को अडियाला जेल में रखा हुआ है। और इसकी सारी कार्रवाई की खबर जो हुकूमती करीबी सहाफ़ी हैं वो पहले से ही दे रहे थे कि लो जी अब एक और मुकदमा आया क्या आया। ये तो एक कानूनी तकाजा था जिसको पूरा करने के लिए वैसे तो इतना भी तरद्दुद कर लिया तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। अगर ये तकाजा कानूनी पूरा ना भी करते तो कौन सा किसी ने कुछ बिगाड़ लेना था। तो बहरहाल ये जनाब कानूनी तकाजा पूरी करने के लिए एक गिरफ्तारी ये डाल दी गई एक और इमरान खान साहब की, और उसमें जिस्मानी रिमांड भी मिल गया। ये सारी चीज़ तो समझ में आ रही थी, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात थी आखिर उसमें फिर क्या पैगाम था उसके बारे में आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। और अलीमा खान साहिबा ने आकर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने आज बताया है कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर साहब की तवस्सुत से ये पैगाम भेजा गया कि आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, अपनी जो फाइनल कॉल है इसको कॉल ऑफ कर दें और हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जब उन्होंने ये पैगाम भेजा तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, हमें बातचीत पे कोई एतराज़ नहीं है, हम तो हमेशा बातचीत को वेलकम करते हैं, लेकिन इसके लिए आप ये सच कह रहे हैं, आपकी नीयत ठीक है, आप सीरियस हैं, तो इसके लिए फिर आपको टोकन के तौर पर कम से कम एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि आप जो बेगुनाह लोग कैद हैं ट्रायल के बगैर उनकी रिहाई करवा दें। अगर आप ये उन्हें रिहा करा देते हैं तो ठीक है, मैं एहतजाज की कॉल भी वापस ले सकता हूँ, फर्दर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके नतीजे में बजाय इसके कि बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाता, रात भर में ही इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा भी बनाया गया जिसकी तफसील मैंने अभी आपको बताई, उसमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई। तो ये आपको वाज़ेह पैगाम मिल जाता है कि ये हुकूमत किस कदर सीरियस थी इनसे मुज़ाकरात करने के लिए और इनका एजेंडा क्या था। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था, एक मजीद इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली कोई एफर्ट ही कहा जा सकती है, क्योंकि अगर वाकईतन कोई इस बात में संजीदा होता तो फिर इमरान खान साहब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कुछ ना कुछ उनकी कोई एक आध मुतालबा कोई बात मानी जाती, जिससे अंदाज़ा होता कि जी आगे भी बातचीत पेशरफ्त मुस्बत माहौल में होने जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था, ना हुआ। उल्टा इमरान खान साहब को ये मैसेज दे दिया गया कि ए पयाजे, आपका एक और मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है, और उसके साथ साथ जो धमकियों और तैयारियों का सिलसिला है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल का हो रहा है। तो इमरान खान साहब की जो ये गुफ्तगू है, उन्होंने इस बात को एक तो नंबर 1 कंफर्म किया कि कोई मैसेज उन्हें आया था, नंबर 2 उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो किसी खाली खुली यकीन दहानी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, और जो उन्होंने एक मुतालबा किया उसको उन्होंने ठुकरा दिया। कोई रिहाई तो दूर की बात, खुद इमरान खान साहब पे एक और केस जो है वो बना दिया गया। और इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं यही आपको एक्सपोज करना चाहता था कि ये सिस्टम इस वक्त आइन और कानून से मावरा हो चुका है, और अगर ताकतवर चाहे तो वो आपको बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के आपको कैद में भी रख सकता है, और अगर वो चाहे तो आपके चाहे अरबों के मुकदमात हों वो मिनटों में ख़त्म करके आपको मसनदे इक़्तिदार पर भी बिठा सकता है। तो लिहाजा इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा आज इतनी ज़्यादा क्यों है, यही मैं शो करना चाहता था। ये आपको इसी एक वाक़े से पता चल जाना चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि जो हमारी जुडिशरी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जज हैं, छोटी अदालतों के जज हैं, वो बेचारे किस तरीके से उनको भी जो है जो मर्जी उनसे फैसले लिए जा रहे हैं, और अब इन्होंने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को भी उसी लेवल का बना दिया है कि वो भी कोई आज़ादाना फैसले ना कर सकें। तो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर सबको इस बात की तरगीब दिलाई है कि आप लोगों ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल है, लाजमी निकलना है। हर किसी ने जिसको ये लगता है कि इस मुल्क का इस्तेहसाल हो रहा है और इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया गया है, तो उसको इस कॉल का हिस्सा बनना है। इमरान खान साहब की ये सारी जो गुफ्तगू अलीमा खान साहिबा ने आज बताई एक दफ़ा फिर, और उससे अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि फ़िलहाल तो मुज़ाकरात में आगे कोई पेशरफ्त नहीं है। दूसरी बात जो आज अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि इमरान खान साहब ने थर्सडे तक की डेडलाइन दी थी कि अगर मुज़ाकरात में कोई पॉजिटिव पेशरफ्त नज़र आती है तो आगे सोचा जा सकता है। तो अब ऑलमोस्ट थर्सडे का जो दिन है वो ओवर हो रहा है, और बीच में अब सिर्फ एक जुम्मे का दिन बाकी है। तो अब इमरान खान साहब एहतजाज की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और अब ये दोनों तरफ से नज़र आ रहा है कि मामला अब बातचीत के ज़रिए नहीं, बल्कि जिसके पास ताकत है दोनों तरफ ज़्यादा, वही अब 24 नवंबर को फातेह होगा, और वही जो है आपको नज़र आएगा कि जी अपनी ताकत मनवा सका है। तो अब इस सूरत में
इधर पीटीआई पूरी तरह अपनी तैयारियां करते हुए, आवाम पे भरोसा करते हुए, आज हमाद अजहर साहब का भी मैसेज है, वो भी ये कह रहे हैं कि वो पंजाब के काफ़िले खुद लीड करेंगे। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक वीडियो मैसेज दिया है, उन्होंने भी पंजाब को मोबिलाइज करने के लिए कोशिश की है। इसके बाद बाकी जो इनके वीडियो पैगाम हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के वो जारी हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, अपनी कोशिश इनकी सारी है। और ज़्यादातर जो इनकी लीडरशिप है इस वक्त टिकट होल्डर्स हैं, अपने आप को गिरफ्तारी से भी बचा रहे हैं ताकि वो एहतजाज का हिस्सा बर वक्त बन सकें। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई के कैंप से हो रही हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत के कैंप से क्या हो रहा है? हुकूमत की तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये जितनी ज़बरदस्त तैयारी है वो ये भी शो कर रही है कि ये लोग कितने ज़्यादा इस एहतजाज को लेकर के पैनिक हुए हैं। उसकी वजह ये कि मैं आपको इनके 4-5 सिर्फ इकदाम बता देती हूँ, उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वज़रा हुकूमत के और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में आते हैं वो बताते हैं कि जी इनसे तो 5-7 हज़ार लोग नहीं निकलेंगे, कोई इनकी कॉल पर निकलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ इन 5-7 हज़ार लोगों से इनका खौफ किस कदर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पहले आज नोटिफिकेशन आता है वो ये कि जनाब आज जो आपके 3 अजला हैं लाहौर, अटक और पिंडी, इनको रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है कल से। और 23 यानी नवंबर से ये जो हैं ये तीनों अजला रेंजर्स के हवाले होंगे, यहाँ रेंजर्स तलब कर ली गई है। ख़ास तौर पर अटक, जहाँ पे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिला गुजर कर यहाँ से ही एंटर हो सकता है इस्लामाबाद में। लाहौर और पिंडी से भी आपको पता है कि बिल्कुल चूंकि जुड़वा शहर है तो इस्लामाबाद में यहाँ से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और लाहौर से यानी मोबिलाइजेशन ही ना हो सके, यहाँ पे कोई बड़ा क्राउड ना हो, तो इस वजह से तो ये जो 3 जो अजला हैं ये तो रेंजर्स के हवाले हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरा नोटिफिकेशन किया उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जी जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है, जो इंटरनेट सर्विस है, ये भी 3 दिन के लिए मुअत्तल जुज़वी तौर पर होगी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कुछ इलाकों में। तो बेसिकली आपका जो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। तीसरा जो इनका अहम पॉइंट है वो ये कि इन्होंने मज़ीद क्या किया है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 400 कंटेनर्स और पूरा इलाका सील और डी चौक तो टोटली सील। तो ये सारी इन्होंने कार्रवाई की। 5वां जो इन्होंने काम किया है कि 20,000 जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं वो तैनात इन्होंने किए हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के इस पूरे सिस्टम को, इस्लामाबाद को सील करने के लिए या उसके लिए किसी एहतजाज को रोकने के लिए। इसके अलावा आज वजारत दाखिला की तरफ से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासला जारी किया गया कि जी आप कोई सरकारी मशीनरी, कोई आलात, कोई सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई एहतजाज के लिए। तो इसके लिए वजारत दाखिला ने स्पेशल जो है एक ख़त भी लिख दिया है। अब ये नहीं कोई कहता कि भाई आप अवाम के खिलाफ कोई सरकारी मशीनरी या वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप एहतजाज रोकने के लिए कर सकते हैं तो वो एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन ये भी इन्होंने कहा है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाया है। एक दरख्वास्त दायर हुई है पेशावर हाई कोर्ट में जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जनाब आली हमारे जो सूबे के वसाइल हैं वो एहतजाजों की नज़र हो रहे हैं, करोड़ों रुपया लगता है और इस सारे एहतजाज से हासिल उसूल कुछ नहीं होता और दिक्कत अलहदा होती है, तो लिहाजा इस एहतजाज को रोकने का हुक्म सादिर किया जाए। दूसरी जो दरख्वास्त दायर की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेवरेट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रूबरू पेश की गई है। वहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब आली ये जो ताजर हैं हम, ये ताजरों की बहाफ पे दायर हुई है और उन्होंने कहा है कि जी हम बड़े परेशान हैं रोज़ रोज़ के एहतजाजों से, हमारा कारोबारी नुकसान होता है, तो आप भी कोई फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद करें और हुक्म जो है सादिर करें कि ये एहतजाज नहीं होगा। अब आमिर फारूक साहब आपको पता है कि कितना दर्द दिल रखते हैं शहरियों का और उन्हें कितनी परवाह होती है ना कि रोड्स बंद हो जाएं तो क्या होगा। तो उन्होंने भी फौरी तौर पर उन्होंने कहा भी आज ही ऐसी की तैसी आज ही हम ये दरख्वास्त मुकर्रर करेंगे। तो उन्होंने अवामी मफाद की ये दरख्वास्त फौरी तौर पर आज ही समात के लिए मुकर्रर कर दी। 4 बजे के लिए उन्होंने बड़े बड़े अफसरान को भी तलब कर लिया। मतलब वो आमिर फारूक साहब जिनके पास कोई लापता अफराद का केस चला जाए तो 2-2 हफ्ते का वो वक्त दे देते हैं खुले दुल्ले दिल से कि भाई जब मर्जी दिल करे पकड़ के ढूंढ के ले आना बंदे को, कोई टेंशन नहीं है। वही आमिर फारूक साहब ने चंद घंटों के नोटिस के ऊपर क्या वजीर दाखिला, क्या फलाना, क्या वो सेक्रेटरी दाखिला और पता नहीं किन किन को बुला लिया फौरी तौर पर कि आओ जी आके दो। तो पूरा इस बात का एहतमाम है कि ये जो है उनकी तरफ से एक ऑर्डर भी आज ही आ जाएगा। जब तक आप देख रहे होंगे वीडियो शायद आ भी चुका हो कि जी
کوئی اجازت نہ دی جائے اس قسم کے احتجاج کی. تو یہ جو 5-6 میں نے آپ کو اقدامات بتائے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت جو ہے بظاہر اپنے آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن عوام کے نکلنے کا خوف ان کے اندر اس قدر موجود ہے کہ یہ لوگ پینک ہو کر یہ سارے کام اب کر رہے ہیں. اور خوف کس بات کا ہے؟ اگر لوگ نکلیں گے، یہ عوام ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی چیز پر ان کا کوئی اعتراض ہے، احتجاج ہے، وہ نکل رہے ہیں، نکل کے اگر وہ کسی ایک پرامن جگہ پر احتجاج کرتے ہیں، تو اس سے خوف زدہ ہونے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ایک جنگ کا ماحول ملک کا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل سمجھ سے بالا تر بات ہے. اس پہ میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اتنے جنگی وہ جو نعرے اور ترانے ہیں وہ بھی وہ لگاتے ہیں، اس سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی جنگ و جدل کے لیے جا رہے ہیں. ان کو بھی یہ کہنے کا موقع ملتا ہے. اور ادھر حکومت بھی جس طرح کی وہ پولیس فورس ہے، وہ الجہاد اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی غزہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف لڑنے لگے ہیں. تو یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس احتجاج کو روکنے کی خاطر جس طرح کے اقدامات کریں، یہ عجیب و غریب سا ایک جنگی ماحول بنا دیا ہے. ان کا حق ہے آئینی طور پر، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ انہیں کرنے دیں. اگر کوئی شرپسند اس میں شامل ہوتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوشش کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جو موقع پہ لوگ موجود ہیں جو پولیس کے ہوں گے، ظاہر سیکورٹی وغیرہ تو پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہی ہیں، تو وہ اس کو بالکل قابو کر سکتے ہیں. اور یہ تو خود پی ٹی آئی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ان کے احتجاج میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہو، تو وہ کیوں اس طرح کا کوئی واقعہ کریں گے. لیکن یہ جو اب ساری کہانی ہے یہ آپ کو اصل میں اندر کے خوف کا پتہ دیتی ہے کہ گھبراہٹ کتنی ہے کہ کہیں واقعتاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل نہ آئیں، کیونکہ ان کے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو تیاریاں یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ خوف زدہ تو ہیں. پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسہ بھی کیا ہے، لاکھوں لوگ تو وہیں پہ ورچوئل جلسے کو دیکھ لیتے ہیں، تو اسی سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ اس پورے ایونٹ کو لے کر کے کتنے اس وقت ایک کنسرن بھی ہیں اور اس میں ایک اپنی رائے بھی رکھتے ہیں. کچھ لوگ ظاہر ہے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، اب بہت زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے یا کچھ لوگ کریں گے یہ تو ہمیں 24 نومبر کو پتہ چلے گا. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ عمران خان نے اندر بیٹھ کے جیل کی کال کوٹری سے پورا وقتہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے 24 نومبر کو. یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام اوورسیز جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی متحرک کر دیا ہے اور مختلف دنیا کے شہروں میں جگہ جگہ پر اسی روز 24 نومبر کو ہی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے مختلف مقامات پر، جہاں جہاں مطلب یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، لنڈن، جہاں جہاں بھی ان کے لوگ موجود ہیں وہ پوری دنیا میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا پروٹیسٹ اپنی طرف سے ایک وہ کر دیں گے اسٹیبلش کے اس پہ پوری دنیا کی نظریں. اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے اس کے اوپر مختلف چینلز پہ انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہے. لوگوں کی نظر ہے کہ 24 نومبر کو ایک کال دی ہوئی ہے عمران خان نے، تو اس کے اوپر لوگوں کا رسپانس کیسا آتا ہے. تو ماحول تو بہرحال اس بندے نے اندر بیٹھ کے بھی بنا دیا اور سب کو تگنی کا ناچ بھی نچوا دیا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. احتجاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، احتجاج کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ شخص اندر بیٹھ کر محض ایک کال سے، جو کہ وہ ڈائریکٹلی دیتا بھی نہیں ہے، اس سے ہی پورے سسٹم پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. پورے سسٹم کو جب چاہے وہ مفلوج کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے صرف ایک کال دینی ہے، اس کے بعد یہ خود ہی سارا کچھ مفلوج کر دیتے ہیں، اپنا جو پورا ملک ہے خود ہی بند کر دیتے ہیں. تو یہ اتنے عقل مند ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سسٹم جو ہے اس وقت کون کنٹرول کر رہا ہے اور کس طرح. اگر وہ کہے کہ کال واپس ہے سب نارمل ہو جاؤ تو سب نارمل ہو جائے گا، اگر وہ کہے کہ کال ہے سب نے آنا ہے ملک بند کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ملک بند ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس بات کو تو پھر آپ کم از کم مان لیں کہ اتنی طاقت تو اس کے پاس ہے. اور اگر اس کے پاس طاقت ہے اور وہ عوام کی طاقت ہے تو پھر اس صورت میں اس سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے. عوام کی طاقت کو ہی تو آئین انشور کرتا ہے، عوام کی طاقت کا ہی تو آئین کہتا ہے کہ مرکز ہوگا ہر چیز کا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے، عوام کی بات نہ مانی جائے. اور اس طرح ہم نے پورے ملک کو ایک ہیجان میں جو ہے وہ مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال اب یہ ساری جو کہانی ہے اس کے ساتھ آخر میں ایک کہانی آپ کو اور سنا دیں، اور یہ کہانی ہے عمران خان کے باوفا ساتھی عادل بازئی کی.
عادل بازائی ایک وہ عمران خان کا نوجوان ساتھی ہے جس نے کوئٹہ سے الیکشن لڑا اور جیتا اور آزاد امیدوار تھا یہ. اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کیے اور جب یہ قومی اسمبلی کی نشست پر جیت گیا تو ان کو پی ایم ایل این میں الیکشن کمیشن نے شو کیا اور کہا کہ جی انہوں نے پی ایم ایل این میں جوائننگ کی ہے آزاد حیثیت سے لڑنے کے بعد. حالانکہ آزاد وہ اس وقت بھی نہیں تھا, اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا. اس کے جتنے بھی پمفلیٹس ہیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی فوٹو تھی. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر عادل بازائی نے ووٹ نہیں کیا اور اس کے بعد انہیں ایک بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. ان کے پلازوں کے اوپر کبھی آ کے چڑھائی کر دی گئی, کبھی گھر کے اوپر چڑھائی کر دی گئی, بار بار ان کے علاقے میں آ کر ان کو ہراساں بھی کیا گیا. تو یہ سارا کچھ چلتا رہا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب, اب ذرا آپ ووٹ کی عزت دو والے جو یہ ہیں اپنے میاں صاحب, ان کی بھی جمہوریت کو چیک کریں کہ انہوں نے پھر باقاعدہ ایک ریفرنس بھی عادل بازائی کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا کہ جناب اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ نہیں کیا تو لہٰذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے. بندہ صرف میاں نواز شریف سے ایک سوال پوچھ لے کہ کیا اس شخص نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا, کیا اس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا تھا؟ آپ کو یہ کرتے ہوئے ذرا بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ جس بندے نے آپ کے نام پر ووٹ ہی نہیں لیا آپ اس کو ڈی سیٹ کرنے چلے ہیں یہ کہہ کر کہ جی اس نے میرے نام پر ووٹ لیا. مطلب جس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا ہو نا, پھر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کہیں یار میرے نام پہ ووٹ لیا اور میری بات نہیں مانی آ کے اسمبلی میں. اس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا, کیا وہ شیر کے نام پر الیکشن لڑا تھا؟ تو آپ کس منہ سے اس کے لیے اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھیج رہے ہیں اور باتیں آپ کرتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو جمہوریت کی اور جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بڑی ہیں آپ کی قربانیاں جمہوریت کے لیے میاں صاحب, یہ ہے آپ لوگوں کا اصل چہرہ. اور الیکشن کمیشن تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے نون لیگ کی بی ٹیم ہے, وہ تو جیسے سارے مل کے کھیل رہے ہیں تو وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پر 2-4 کاروائیوں میں یہ جا وہ جا آج ان کو ڈی سیٹ کر دیا, نہ اہل کر دیا کہ نہیں جی آپ جو ہیں یہ سیٹ رکھنے کے حقدار نہیں ہیں. تو اس نے اپنی سیٹ قربان کر دی. اس نے کہا کہ جی میرے لیے یہ سیٹ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی, میرے لیے عمران خان کی بات اہمیت رکھتی تھی. عمران خان نے کہا کہ ووٹ نہیں کرنا تو میں نے ووٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے اس کے بدلے میں سزا کے طور پر مجھ سے سیٹ لینی تھی وہ مجھے نظر آ رہا تھا لے لیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ جو ان کی بات نہ مانے. لیکن باقی تو ساری چیزیں ایک طرف چھوڑیں, میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا میاں صاحب آپ کو بھی ذرا آپ کا جو وہ دستخط کرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لرزا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کسی کو جس نے آپ کے نام پہ ووٹ ہی نہیں لیا اس کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو کہانی ہے اس میں یہ تمام جماعتیں کس طرح بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں یہ بس اب آپ دیکھتے جائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.